आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बायलैटरल मीटिंग, जिसका दौरानिया 40 मिनट बताया जाता है। ठीक है जी। जहां पर शहबाज शरीफ को एक जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर साइन करना पड़ा, जिसके ऊपर लिखा था टेररिज्म को कंडेम किया गया, यानी कि अपने ही कंट्री की पॉलिसी को कंडेम करना पड़ा है शहबाज शरीफ को। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसे खड़ा था जैसे मालिक की तरफ कुत्ता ताक ताक कर देखता है कि वो वाला शहबाज शरीफ वहां पर यही काम कर रहा था। हाँ भाई हाँ। दोनों लीडर्स के बीच जो है बॉर्डर के ऊपर डिसएंगेजमेंट को कंटिन्यू रखने का फैसला होता है। और दो बड़ी बातें जो मैं आज के शो में आवाम के सामने रखनी जा रही हूँ। ठीक है जी। कि मोदी जी ने वहां पर एक डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक वो खड़ा कर दिया। वो ये है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और इस रिश्ते को मेंटेन करेंगे तो ये दोस्ती ऐसे ही कायम रहेगी। अगर मैं इन शॉर्ट वर्ड में कहूँ कि बॉर्डर के ऊपर अगर दोबारा से इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने होती है तो ये जो दोस्ती, एक नया ब्लॉक हम देखने को मिल रहा है कि इंडिया और चाइना आपस में अपनी दुश्मनी ख़त्म करके दोस्ती कर रहे हैं, तो ये दोबारा दुश्मनी की तरफ बढ़ सकते हैं। समझ गए आप? ये चीज़ है। वो क्यों कह रहा हूँ, जॉइंट स्टेटमेंट तो एक बात है, जहां पर पहलगाम टेररिज्म के ऊपर आपने जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया, इसका फायदा आपको 10-15 साल के बाद ये होगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कभी भी बात करने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन चाइना, रशिया, भारत, सारे एससीओ मेंबर्स, दे वर स्टैंडिंग फर्म अगेंस्ट टेररिज्म। और साथ में बोल दिया मोदी जी ने, नो डबल स्टैंडर्ड्स। मोदी जी की स्ट्रेटेजी वॉज ब्रिलियंट। उन्होंने कंडेमनेशन के बारे में बात ही नहीं करी। ही मेड इट क्लियर कि जो पूरा का पूरा एससीओ मीटिंग का जो थीम था वो भारत की एंगेजमेंट था, सिंपल, और नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म, ये था सेंटर पीस ऑफ पूरी मीटिंग का। और सबने बोला कि अब कोई हम ये नहीं बोलेंगे कि डबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए टेररिज्म के ऊपर। ये तो हो गया एक पार्ट। रिजल्ट था कि आपने पाकिस्तान को ह्यूमिलेट भी किया वर्ल्ड की स्टेज पे और डिप्लोमेटिकली कॉर्नर भी कर दिया। लेकिन इसके साथ लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है जो मोदी जी ने वहां पर किया। अब पाकिस्तान को भूल जाओ। गजब बेइज्जती है। असल 2025 का एससीओ और इससे पहले जो एससीओ समिट हुए हैं, इनमें काफ़ी फ़र्क है। अच्छा। क्योंकि पहले इंडिया एससीओ में तो था, लेकिन वो जो चाइना और रशिया के ग्रुप में नहीं था। वो एक अमेरिका के बड़ी इत्तेहाद में था। ठीक है। अब उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए हैं, काफ़ी नहीं बल्कि अभी तो मुकम्मल तहस नहस हुए हो चुके हैं। हाँ। तो अब उसके लिए एससीओ समिट भी अहमियत इख्तियार कर गया है कि यहाँ अब कुछ बड़ा होगा और उसको चाइना और रशिया के नज़दीक आना है। वाह भाई वाह। वो पहले से रशिया के तो पहले से ही नज़दीक है, लेकिन वो अब चाहता है कि अब मैं चाइना के साथ भी ऐसा एक इत्तेहाद बनाऊँ। क्योंकि आज ही नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल में कहा है कि हमारी तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा हमारी आबादी है और इसी तरह चाइना की भी 2 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो अब दोनों बड़ी आबादियों को इत्तेहाद करना है और हमें इस इत्तेहाद के लिए चाइना के और इंडिया के बॉर्डर पे यानी कि नरमी लानी है। क्योंकि चाइना की फ़ौज अगर हमारी वहाँ बॉर्डर पे अंदर घुसेगी तो इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो आइंदा, यानी कि ज़रा हम एहतियात से चले। एससीओ की समिट के अंदर आपने बैकड्रॉप के अंदर मैसिव जो यूएस के टैरिफ्स थे उसको भी हिट किया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके ऊपर, आपको मालूम है, टैक्स लगा दिया, क्योंकि हम तेल खरीद रहे हैं रशिया से। और यहां पर जो एससीओ की समिट में जो 10 कंट्रीज के पूरे ब्लॉक ने फर्मली अपोज किया यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर्स, यानी कि एक तरफा जो आप ट्रेड को यूज कर रहे हैं एज अ टूल, वो नहीं चलेगा। और ये इकोनॉमिक जो आपने वॉरफेयर शुरू कर दिया सारी कंट्रीज ने मिलकर, विच इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, आपने वहां पर डब्ल्यूटीओ को भी लगे हाथ ले लिया। आपने यूएसए को भी डायरेक्टली बिना नाम दिए आपने मैसेज भेज दिया कि भाई आपकी जो इकोनॉमिक बुलिंग है वो अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे। इसके लिए रशिया, चाइना, भारत तीनों मिलकर अब काम करने वाले हैं। दोस्तों, मोदी जी ने साहब ने यह भी बोल दिया कि मल्टी अलाइनमेंट है मेरी पॉलिसी। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है ना हम रशिया के साथ, ना चाइना, ना अमेरिका के पास। हमारे ऊपर प्रेशर है वॉशिंगटन की तरफ से कि अब हम रशिया से तेल ना खरीदें,
लेकिन हमें बहुत अच्छी सपोर्ट जापान से और चाइना से मिल रही है। मॉस्को हमारे साथ ऑलरेडी खड़ा है और दूसरे जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो भी भारत को सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है। और जो ऑप्टिक्स थे, मोदी जी मास्टर है ऑप्टिक्स के। मोदी जी की फोटोज आई जहां पर वो पुतिन को जप्फी डाल रहे हैं, फिर वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ और पुतिन वहां पे खड़े हैं। एक स्ट्रांग मैसेज भेजा आपने कि भारत अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाएगा। इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी तीनों इंडिपेंडेंट है। किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें टच कर दे। सही पकड़े हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होते हैं उसमें कोई आपका परमानेंट कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तो अभी इंडिया भी मोदी मेरे ख्याल में अच्छा कर रहा है कि अगर अमेरिका के साथ उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो रही है तो एक दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो रहा है, चाइना के ब्लॉक में, चाइना और रशिया के ब्लॉक में। तो मोदी जो भी करता है वो बराबरी की बुनियाद पे करता है। मतलब जिस तरह पाकिस्तान करते हैं ना, अमेरिका के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है लेकिन उनको वो बराबरी के लेवल पर कभी भी नहीं लेके आए। अब जितना भी देखो वार ऑन टेरर को देखो, उन्होंने इतना पाकिस्तान में कुर्बानी दी लेकिन ऊपर से फिर आखिर में अमेरिका कह रहे हैं कि डू मोर का वो कह रहा था। लेकिन मोदी जो भी कर रहे हैं, अगर अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात बना रहे हैं या चाइना के साथ बना रहे हैं लेकिन वो बराबरी के लेवल पे बना रहे हैं। तो इस वजह से मोदी का ये वो अच्छा है, क्योंकि अगर वो चाइना के साथ ब्लॉक नहीं बनेगा तो फिर वो अकेला बन जाएगा। चाइना उसके साथ बॉर्डर पे भी खड़ा हुआ है और एक सुपर पावर भी है, तो उसके साथ वो अगर अच्छा ताल्लुकात बनाएगा तो आगे अपने लोगों को के लिए ग्रोथ का। और जो ये एक फोटो थी जहां पर आप देखते हैं कि मोदी जी, पुतिन और शी वो तीनों इकट्ठे चल रहे हैं टुगेदर एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑल्सो। तीन लीडर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं तीन डिफरेंट सिविलाइजेशंस को, तीन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को, लेकिन यूनाइट हो रहे हैं इन देयर ऑपोजिशंस आल्सो अगेंस्ट वेस्टर्न अटेम्प्ट्स कि वो अपने रूल्स को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। ये तीनों ने मिलकर बोल दिया हम तीनों डाइवर्स हैं लेकिन हम कॉमन कॉज के लिए इकट्ठे हो सकते हैं और इकट्ठे होकर दिखाया भी है। ये है जो एक्चुअल मोदी जी की अचीवमेंट है एससीओ की मीटिंग के अंदर, जहां पर हमने पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करते करते हमने चाइना को भी आना दिखा दिया कि जो तुम्हारी पॉलिसी है BRI के थ्रू ये नहीं चल सकती। हमारे साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं कि हमारे साथ साढ़े नाल रहोगे ऐश करोगे वरना तुम भी क्रैश करोगे। अमेरिका का हाल देख लीजिए, तुम्हारा भी वही होने वाला है। पाकिस्तान का तुम्हारे सामने एक वो है। और इसलिए आज अगर शी जिनपिंग भारत की बात सुनकर वो एक एक चीज करने को तैयार है क्योंकि उनको दिखता है कि फ्यूचर भारत के साथ सेफ है। अब आगे आगे देखिए मोदी जी कौन से कारनामे करते हैं। अब पाकिस्तान ने इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखा। वो पहले दिन से अमेरिका को अपना माई बाप मानते हैं। पहले तो अंग्रेजों को अपना माई बाप मानते थे क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री उनको बना के दी, भारत का विभाजन करके, पार्टीशन करके। तो अब इसमें ये है कि पाकिस्तान जब तक यूजफुल रहा अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका की जो सुप्रीमेसिस्ट एम्बिशन या सुप्रीमेसी की जो प्री एमिनेंस जो वो रखना चाहते थे पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, उसमें तब तक चलता रहा वही कारखाना कि अमेरिका जितना भी पाकिस्तान के रेडिकल्स या जहाद या जो मदरसों को खराब करना, बहुत सारी पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करना, उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है अमेरिका की फंडिंग का, अमेरिका के सपोर्ट का। वही जहादी उन्होंने इस्तेमाल किए अफगानिस्तान में, वही जहादी उन्होंने फिर और वही जहाद का कॉन्सेप्ट, ज़ियाउल हक से बड़ा सपोर्टर अमेरिका और इजराइल का कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी जो ये जहाद फैक्ट्री का जो आइडिया था ये इजराइल और अमेरिका का था और इसमें पूरा समर्थन पाकिस्तान ने अमेरिका का दिया। और ये तब तक चलता रहा जब तक 9/11 नहीं हुआ। 9/11 के बाद हमने देखा कि कोशिश की, पहले प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने कोशिश की लेकिन नाकाम रहे वो इस कोशिश में कि जो इतना बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट किया पाकिस्तान ने जहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, उसको डिसमेंटल करे, पर नहीं कर पाए। पाकिस्तान की आर्मी इतनी रेडिकलाइज हो गई है अंदर ही अंदर, बहुत सारे एलिमेंट्स पाकिस्तान आर्मी के अंदर, कि वो अभी भी जहादियों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात अलग है कि यही मॉन्स्टर उनको काटने को आया है, खुद को
कई सारी जगह पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म आतंक है और वो आतंक के शिकार हो गए हैं, वही आतंक जो उन्होंने खुद क्रिएट किया। मतलब दो पावर्स में से एक पावर भारत को चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे पास तो इस टाइम दोनों ही पावर्स है, चाइना भी हमारे पास है और अमेरिका भी हमारे साथ है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी एक टफ़ टास्क होगा कि हम अपने कंट्री में चाइना और अमेरिका दोनों को इक्वल लेके चले, क्योंकि इंडिया तो एक साइड पे हो गया, अमेरिका के ब्लॉक से निकल के चाइना और रशिया के साथ बैठ गया। तो ये एससीओ मुझे लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की इसी तरह रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे का इसी तरह ही ख्याल रखें ताकि रिलेशन बड़े लॉन्ग चले। और चाइना ने भी बड़ा वार्मली वेलकम किया है नरेंद्र मोदी को, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दो दुश्मन आपस में मिल रहे हैं। तो एक तरफ एक को चूज़ करना और हमने दोनों को ही चूज़ किया हुआ अपने लिए। असल में पाकिस्तान का आप हिस्ट्री देखो, पाकिस्तान का हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि वो दोनों को ही चूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो कभी भी बराबरी के लेवल पर एक के साथ भी नहीं चलता। अगर आप मोदी को देखो, वो अगर अमेरिका के साथ चलता तो बराबरी के लेवल पे चलता था। जिस तरह अगर इधर के चलता है चाइना के साथ तो म्यूचुअल बेनिफिट के साथ चलेगा, लेकिन पाकिस्तान उधर दोनों के साथ। अब डोनाल्ड ट्रंप का इसमें क्या ये है, ये बहुत बड़ा सवाल सबके सामने है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली टर्म में आए थे तो पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल मोर्चा खड़ा किया था उन्होंने। पाकिस्तानियों को भी वो कहीं आगे पटकने नहीं देते थे। इस बार लेकिन वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि समवेयर 2020 में मुझे लगता है यूएस में जब चेंज हुआ गवर्नमेंट का, वहां से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि यूएस एस्टैब्लिशमेंट का रिलेशनशिप जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, अब ये नेसेसरी नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी आज की डेट में भी प्रेसिडेंट ट्रंप उनको दोस्त मानते हैं। आज की डेट में भी उनके जो ट्रेड एडवाइजर है पीटर नवारो, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ग्रेट गाय। वो लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन किसी से तो उनको आपत्ति है प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम में से या एडमिनिस्ट्रेशन में से। वो क्यों है, क्या है, उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं, स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रेडिट चाहिए इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर कराने में। बड़ी सारी चीजें और भी बोली जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी आर्ग्यूमेंट इस सब को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो क्यों नाराज हो गए, किस बात से नाराज हो गए हैं। किसी एलिमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो है दिल्ली सरकार, भारत सरकार में कोई एलिमेंट है जिनसे वो खुश नहीं है। और ये स्पेकुलेशन करना सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो या प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ना कहे कि मैं इस बात से नाराज हूं या उस बात से नाराज हूं, तब तक ये सही नहीं होगा। लेकिन ये तय कर लेना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान को वाकई बहुत अपना करीबी समझते हैं या आसिम मुनीर को बहुत अपना दोस्त मानते हैं या शहबाज शरीफ को मानते हैं। ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि उनकी ओवरऑल अगर आप उनकी पूरा मागा का जो एजेंडा है और मागा की जो कंप्लेंट्स है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर नहीं है। वो मुझे नहीं लगता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी इंडिया के, इनफैक्ट अगर आप देखें टैरिफ को लेकर भी 25% टैरिफ लगाया उन्होंने, वो पूरी दुनिया में टैरिफ लगा रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, उसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। सिर्फ अनयूजुअल बात जो हुई है कि जो 25% उन्होंने एक्स्ट्रा लगाया रशिया से जो हम ऑयल खरीदते हैं उस पर जो सैंक्शन लगाया वो 25% है। लेकिन अगर आप देखें कि चाइना तो भारत से ज्यादा तेल खरीदता है रशिया से, लेकिन उनको कोई ऐसा सैंक्शन, उस तरह का सैंक्शन नहीं लगा रशिया के ऑयल को लेकर। हमको जो सिंगल आउट किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें किसी
किसी, अब मुझे ये नहीं मालूम है, आज की डेट में ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि कौन है जिससे वो खफा है। अब पीटर नवारो की क्या कह रहे हैं वो किसी को नहीं समझ आ रहा है। वो तो आज कह रहे हैं कि ब्राह्मण्स है जो प्रॉफिटर है इस सब के। अब कौन है क्या है, वो मोदी जी तो नहीं है। वो तो बहुत साफ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वैसे भी ब्राह्मण तो है नहीं। तो कौन है क्या है ये अभी स्पेकुलेट करना सही नहीं होगा। लेकिन ये बात तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अभी जो कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ, ये मुझे नहीं लग रहा है ये लॉन्ग टर्म थॉट या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। ये मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमें नहीं मालूम। कई लोगों की कई सारी स्पेकुलेशंस है। वो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज चाहते हैं या कुछ और बातें कह रहे हैं कि इंडिया को पनिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी तक कोई भी कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं दिखा जिससे ये साबित हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो ये कर रहे हैं ये परमानेंट है या लॉन्ग टर्म है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया और पाकिस्तान। बिल्कुल, लेकिन लास्ट में बस एक चीज मैं पूछना चाहूंगी। खैर, दोस्ती का हाथ मोदी जी भी बढ़ा सकते हैं और मेरे ख्याल है पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या बात करना चाहते हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस वक्त कई फोटोज आ रही हैं सोशल मीडिया पर जिसमें पीएम मोदी भी हैं और रशियन प्रेसिडेंट भी हैं और चाइनीज प्रेसिडेंट भी हैं। आपको लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक के तौर पे ये लोग अपने आप को दिखा रहे हैं, या ट्रम्प के लिए स्पेशली क्या वो देखेंगे ट्रम्प इनको कि ये तो तीनों साथ हो गए हैं और यकीनन अब ट्रम्प को मुकाबला जो है वो मुश्किल लगेगा? देखिए आरसू, ये बहुत आसान खेल नहीं है ये। अगर हम एक तरफ से मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं इंडिया एज अ सुपर पावर या रशिया एज अ सुपर पावर, अगर मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं तो ये ब्लॉक्स नहीं बन सकते हैं। जो बाइपोलर वर्ल्ड का जो एक कल्चर था कि आप या तो अमेरिकन कैंप में थे या तो सोवियत कैंप में थे। अगर चाइना की तो पूरी ये मंशा होगी, पूरी ये डिजायर होगी कि सारे के सारे एशियन कंट्रीज जो है वो सेकंड फिडल हो और उनके रहमो करम पे चले और हम सारे जो है चाइना कैंप में जाके उनके सामने झुक जाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये रिकंसिलिएबल गोल्स है, क्योंकि इंडिया का विजन और इंडिया की पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि हम बराबर के हकदार हैं। मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए दुनिया में। ऐसा नहीं हो सकता है कि बड़े लंबे अरसे तक अमेरिका बुली रहा दुनिया का और अब चाइना दूसरा बुली खड़ा हो गया। तो दो बुलीज का कॉन्सेप्ट जो है वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं होता। हमने देखा सोवियत यूनियन और अमेरिका की जब कोल्ड वॉर हुई तो बहुत तबाही हुई। हमने देखा वियतनाम में क्या हुआ, कंबोडिया में क्या हुआ, जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, बड़ी सारी और कोल्ड वॉर का शिकार हम भी रहे। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयां हमने देखा, पाकिस्तान किस तरह से जहाज फैक्ट्री बन गया, आतंकी फैक्ट्री बन गया। तो वो सारी कोल्ड वॉर की कॉन्सिक्वेंसेस है। अब इसमें इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया, रशिया, चाइना, ये ब्लॉक मैं नहीं मानती कोई ब्लॉक है। मुझे लगता है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया डिवर्सिफाई कर रहा है। इंडिया कर रहा है कोशिश कि वो किसी एक कंट्री पे बहुत ज्यादा निर्भर ना हो, वो अमेरिका हो, वो चाइना हो। हम नहीं चाहते कि हम इनमें से दोनों में से किसी एक पे बहुत ज्यादा निर्भर हो। इसलिए इंडिया रशिया भी जा रहा है, इंडिया ईरान के साथ भी है, इंडिया इजराइल के साथ भी है, इंडिया यूरोप के साथ भी है और यूएस के साथ भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें टेम्पररी है कि ये ब्लॉक या वो ब्लॉक। मुझे लगता है कि इंडिया का रिलेशनशिप जो है सभी मुल्कों के साथ अच्छा रहेगा आने वाले समय में, और मल्टीपोलैरिटी ही जो है वो दुनिया का फ्यूचर है, ना कि यूनिपोलर या बाइपोलर वर्ल्ड। बिल्कुल, और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन मैं तो एज अ पाकिस्तानी जरूर चाहूंगी कि भारत के साथ भी जो है वो बात हो पाकिस्तान की, और यहाँ के भी थोड़ी टेंशन जो है वो कम हो डेफिनेटली, और उसमें जाहिर है कि हमें अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी।
जी आरजू, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई है, मैं ये बार बार कहती हूँ, आपके शो पे भी कई बार कही हूँ, कि पाकिस्तान को जब ये रिकॉग्नाइज होगा कि उनकी बर्बादी का कारण क्या है, जो उन्होंने अपना आप का इस्तेमाल करवाया भारत के खिलाफ, वो इस्तेमाल जिस दिन बंद होगा, ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो सुधरनी शुरू होंगी। जब तक वो कभी अमेरिका का टट्टू या कभी चाइना का टट्टू और आतंक का सहारा लेगा अपने सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, ये सो कॉल्ड ही है क्योंकि इसमें पाकिस्तान आर्मी और एलीट के सिवा किसी और का, आम जनता का फायदा नहीं हुआ है। पाकिस्तान में आम जनता सिर्फ मर रही है और भूखी प्यासी, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उनके पास करियर ऑप्शंस नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यही सारी चीजें जो है पाकिस्तान की कमजोरी है। लेकिन अगर ये थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है तो फिर वही चलता रहेगा जो चलता आ रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज तो वैसे ही मार खा रही है, पहले अंग्रेजों से, फिर अमेरिका से, इतने टाइम से, तो वही चलता रहेगा। पर मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे नई जनरेशन्स जो है ये सब समझती है, और नई जनरेशन्स, आने वाली जनरेशन जो है वो दबाव डालेगी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे, रूलिंग क्लास पे, कि ये सब नहीं होना चाहिए। इंडिया के साथ पाकिस्तान दोस्ती रखे, स्टेबलाइज करे रिलेशनशिप, उसी में पाकिस्तान की भलाई। मुझे लगता है ये आने वाली जनरेशन जरूर कहेंगे।